नमस्कार। हाय एवरीवन, दिस इज आरुषि। वेलकम टू माय चैनल सोलो ट्रेल्स। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपको इंडिया से ऑस्ट्रिया घूमने जाना है तो इसके लिए कौन सा वीज़ा अप्लाई करते हैं, कहाँ पे अप्लाई करते हैं, कौन है अथॉरिटेटिव वीज़ा एजेंट इसके अलावा ये अप्लाई कैसे किया जाता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वीज़ा की फ़ीस क्या है और डॉक्यूमेंट्स की टाइप्स क्या हैं, वीज़ा की टाइप्स क्या हैं, ये सारी डिटेल्स आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं गई थी ऑस्ट्रिया घूमने और मेरा ट्रिप था 7 डेज का, विच इज़ अराउंड अ वीक, 7 to 8 डेज का। सो ऑस्ट्रिया में गई थी टूरिस्ट वीज़ा पे और मैंने अप्लाई किया था न्यू दिल्ली से, क्योंकि मैं न्यू दिल्ली की हूँ। और ऑस्ट्रिया गाइस बहुत सुंदर जगह है, इट्स रियली ब्यूटीफुल। एंड वो पूरी जो एरिया है पूरा ऑस्ट्रिया का, वो माउंटेन से कवर्ड है। एंड क्योंकि ये एक शेंगन जोन में आता है, यूरोपियन कंट्री है जो कि शेंगन जोन में आती है, तो ऑस्ट्रिया बहुत ज़्यादा सुंदर है और बहुत ही नीट एंड क्लीन है। प्लस वहाँ पे बहुत ही कल्चर्ड है, हिस्टोरिकल कल्चर है वहाँ पे, एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। ऑनेस्टली मुझे वहाँ पे बहुत मज़ा आया। वन ऑफ द बेस्ट और मेमोरेबल ट्रिप रही है मेरी। ऑस्ट्रिया के बॉर्डर में और भी कंट्रीज हैं, जैसे स्लोवाकिया, इटली, स्विट्जरलैंड और बाकी कंट्रीज भी। क्योंकि मैं एक सोलो ट्रैवलर हूँ तो मैं नॉर्मली सिंगल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा पे ट्रैवल करती हूँ। सो पहली तो चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि वीज़ा कहाँ से अप्लाई करना है, क्योंकि नॉर्मली लोगों को लगता है कि एम्बेसी चले जाओ, एजेंट को ले लो। मतलब देखिए, आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा। तो वीज़ा खुद से अप्लाई करने के लिए वीज़ा की अथॉरिटेटिव कंपनी है वीएफएस ग्लोबल, विच इज़ वीज़ा फैसिलिटेशन सर्विसेज ग्लोबल, वीएफएस ग्लोबल। सो वीएफएस ग्लोबल एक प्राइमरी कंपनी है और एजेंट से भी अगर आप वीज़ा लगवाते हैं तो एजेंट्स भी वीएफएस के थ्रू ही लगाते हैं वीज़ा। सो गाइज, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो वीएफएस ग्लोबल है वो एक आउटसोर्सिंग और टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है जो कि इशुएंस रिलेटेड, वीज़ा एंड पासपोर्ट इशुएंस रिलेटेड सबमिशन में आपकी पूरे के पूरे हेल्प करती है, आपको पूरा सपोर्ट करती है। वीज़ा फीस कलेक्शन भी उन्हीं के थ्रू होता है। ए टू जेड जो भी चीज़ होती है वीज़ा से रिलेटेड, चाहे आप टूरिस्ट वीज़ा लगाओ, चाहे आप बिजनेस वीज़ा लगाओ, वर्क वीज़ा लगाओ, स्टूडेंट वीज़ा लगाओ, कोई परमिट, ट्रांजिट वीज़ा लगाओ, सारे के सारे वीएफएस के थ्रू ही होते हैं। सो वीज़ाज जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है सिंगल एंट्री वीज़ा, दूसरा होता है डबल एंट्री वीज़ा और तीसरा होता है मल्टीपल एंट्री वीज़ा। तो मैं जो आपको अब चीज़ें बताऊंगी, जो भी आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या वीज़ा की जानकारी से रिलेटेड, ये सब मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ, अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से आपको बता रही हूँ। अगर बहुत ज़्यादा डीपली आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक एक्सपर्ट से पूछें, क्योंकि हर केस देखिए डिफरेंट होता है, सबका केस सेम नहीं होता। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्होंने एक भी वीज़ा नहीं लगाया और उनको लॉन्ग टर्म वीज़ाज मिल गए, और ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके वीज़ाज थे पास्ट में और उनके वीज़ा रिजेक्ट हो गए। सो आई वुड से कि मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको जानकारी दे रही हूँ आज। तो गाइस, पहले तो हम बात करेंगे सिंगल एंट्री वीज़ा की। सिंगल एंट्री वीज़ा का मतलब ये होता है कि अगर आपने इंडिया से ऑस्ट्रिया ले लो या फ्रांस ले लो या जर्मनी ले लो, कोई भी कंट्री ले लो, अगर आप इंडिया से वहाँ उस कंट्री गए हैं और उस कंट्री से आप वापस अपनी कंट्री इंडिया आ गए हैं, तो वो वाला वीज़ा अब बिल्कुल यूज़ नहीं होगा। वो एक सिंगल एंट्री वीज़ा है, वो वीज़ा यूज्ड कैटेगरी में आ जाएगा। इस व्लॉग में मैं आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन दूंगी वो सब अपने एक्सपीरियंस के थ्रू दूंगी। मैं बताना चाहूँगी कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, कोई लीगली एजेंट नहीं हूँ वीज़ा अप्लाई के लिए या वीज़ा लगवाने के लिए। बट क्योंकि मुझे बहुत शौक है ट्रैवलिंग का, मैं सोलो ट्रैवलर हूँ और मैं अपने वीज़ा भी खुद अप्लाई करती हूँ, खुद लेती हूँ वीज़ा। So I just thought के why not to make a vlog. Lot of people were also asking me, lot of subscriber were also emailing me that आप एक वीज़ा का भी व्लॉग बनाइए, कि ताकि हम भी एक टूरिस्ट वीज़ा अपने आप से अप्लाई कर सकें और कॉस्ट भी बचा सकें। सो गाइज, देर आर 3 टाइप्स ऑफ वीज़ाज। पहला होता है सिंगल एंट्री वीज़ा, दूसरा होता है डबल एंट्री वीज़ा और तीसरा होता है मल्टीपल एंट्री वीज़ा।
सिंगल एंट्री वीज़ा जो नॉर्मली मैं अप्लाई करती हूँ वो ये होता है कि अगर आप किसी कंट्री जाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप ऑस्ट्रिया घूमने जाना चाहते हैं, तो अगर आपने ऑस्ट्रिया का वीज़ा लिया है, आप इंडिया से ऑस्ट्रिया गए हैं और फिर आप ऑस्ट्रिया से वापस इंडिया आए हैं, तो आप वो जो वीज़ा है वो यूज़ हो चुका है, वो दोबारा यूज़ नहीं हो सकता। दैट वीज़ा इज ऑलरेडी फिनिश्ड ओवर देयर वंस यू एग्जिट ऑस्ट्रिया एंड एंटर इंडिया। जो डबल एंट्री वीज़ा होता है, डबल एंट्री वीज़ा होता है कि आप इंडिया से ऑस्ट्रिया 2 बार ही जा सकते हैं, 2 बार ही आ सकते हैं। सिमिलरली जो मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है उसमें आप काफ़ी बार जा सकते हैं, इंडिया से ऑस्ट्रिया, काफ़ी बार ऑस्ट्रिया से वापस इंडिया आ सकते हैं। सेम वीज़ा पे आप बार बार जा सकते हैं घूमने। बट आई एम ऑल्सो नॉट श्योर कि डबल एंट्री और मल्टीपल एंट्री वीज़ा किस बेसिस पे लगता है। एज फार एज माई एक्सपीरियंस इज कंसर्न, वहाँ से आपको अगर आपकी फैमिली फ्रेंड्स वहाँ पे रहते हैं तो आपको एक इनविटेशन लेटर मिलता है, या फिर आप अपनी होटल बुकिंग्स या टिकट बुकिंग्स एक लॉन्ग टर्म के लिए दिखाते हैं। लास्टली ये एम्बेसी का भी डिसीजन रहता है कि आपको किस टाइप का वीज़ा देना है, क्योंकि मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जहाँ पे किसी ने सिंगल एंट्री वीज़ा अप्लाई किया है बट उसे मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिला है। और मैंने एक ऐसा भी केस देखा था रिसेंटली, जो एक बार यूरोप गए हैं घूमने, लेकिन जब उन्होंने दूसरी बार अप्लाई किया तो उन्हें 2 साल का वीज़ा मिला, वो भी आई थिंक इट वाज मल्टीपल एंट्री वीज़ा, दो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो इसके लिए मैं यही कहूँगी कि मैं कंप्लीटली श्योर नहीं हूँ, बट जो भी मैं कह रही हूँ मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, एंड व्हाई नॉट। सो गाइस, वीज़ा जो लगता है, एज आई जस्ट टोल्ड कि वीएफएस से लगता है, और सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट सबमिशन भी वीएफएस के थ्रू होता है, वीज़ा की फ़ीस भी जमा वीएफएस में होती है, पासपोर्ट सबमिट भी वीज़ा में होता है, और पासपोर्ट जो आपके पास आता है वो भी वीएफएस के थ्रू आता है। सो पहला प्रोसीजर ये है, पहला प्रोसेस ये है वीएफएस में। पहले तो आप वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट पे जाइए। मान लीजिए आप ऑस्ट्रिया घूमने जाना चाहते हैं और आपको वीज़ा लेना है, तो गाइस सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, और ऑनलाइन भी अब ऑनलाइन मतलब अब अपॉइंटमेंट भी ऑनलाइन मिलती है। तो पहले आप वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आपको अपना लॉग इन डिटेल बनाना होता है। जैसे हम एक ईमेल बनाते हैं नया, न्यू लॉग इन, न्यू यूज़र आईडी, वैसे ही हमें वीएफएस की साइट पे न्यू यूज़र आईडी क्रिएट करना होता है। उसके बाद अपनी डिटेल्स डाल के आपका एक छोटा सा एक अकाउंट बन जाता है उस पर, और तब आप एक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेते हैं। और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के साथ साथ उसमें ये भी मेंशन आप कर सकते हैं कि आपको कौन से सेंटर में लेना है, क्योंकि वीएफएस के न्यू दिल्ली में भी काफ़ी सेंटर्स हैं और दूसरी सिटीज़ में भी काफ़ी सेंटर्स हैं। तो चाहे आप दिल्ली से अप्लाई करें या आप मान लीजिए चंडीगढ़ से अप्लाई करें या बैंगलोर से अप्लाई करें, तो सब कुछ एक ही वीएफएस पोर्टल पे होता है, एक ही अकाउंट पे होता है सब कुछ। तो अब ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होते हैं अगर आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो पहले तो गाइज ये आप याद रखिए कि अगर आप टूरिस्ट वीज़ा लगा रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स थोड़े से अलग होते हैं, बिजनेस वीज़ा लगा रहे हैं तो थोड़े से उसमें चेंजेस होते हैं, थोड़ी से एडिशन होती हैं। अगर आप वर्क वीज़ा लगा रहे हैं तो उसमें थोड़े से और चेंजेस होते हैं और एडिशन होते हैं, बट इस ब्लॉग में हम सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा की बात कर रहे हैं। सो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं? सबसे पहला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा वीएफएस की साइट पे। आपको एक स्लाइड शो भी दिखेगा अभी, जिसमें आपको पूरी डिटेल दी जाएगी कि आप वीएफएस की साइट पे जाके कैसे डॉक्यूमेंट की लिस्ट चेक कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, मैं तो आपको डॉक्यूमेंट सारे बता ही रही हूँ, बट सेफर साइड डबल चेक करना अच्छा रहता है, तो डबल चेक कर सकते हैं आप वीएफएस की साइट पे। सबसे पहले होता है एप्लीकेशन फॉर्म, जहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स लिखनी होती है, जैसे कि आपका नाम, आपका मिडिल नेम, आपका सर नेम, आपका एड्रेस, पासपोर्ट की डिटेल्स, पासपोर्ट का एक्सपायरी नंबर, पुराने वीज़ा, मतलब जो भी उसमें इंफॉर्मेशन देनी है वो सारी की सारी आप हैंड रिटन एप्लीकेशन लिखते हैं ऑस्ट्रिया वीज़ा के लिए। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपका नया, अगर आपके पास पुराने पासपोर्ट हैं तो आपको पुराने पासपोर्ट भी अटैच करने पड़ते हैं। जैसे ये मेरा पुराना पासपोर्ट है, ये मेरा नया पासपोर्ट है, इस पे कवर चढ़ा हुआ है, बट या ये 60 पेजेस का नया पासपोर्ट है। और आपको इसको ओरिजिनल देना पड़ता है, इसके साथ साथ आपको इसकी जेरोक्स करवा के, यानी कि इसकी 2-2 कॉपी करवा के भी रखनी पड़ती है, क्योंकि कॉपी भी अटैच होती है।
इसके अलावा आपके आईडी प्रूफ जैसे कि आपका आधार कार्ड की फोटोकॉपी, पैन कार्ड की फोटोकॉपी, ये मत भूलेगा कि आपको ओरिजिनल भी लेके जाना चाहिए, क्योंकि वीएफएस वाले कॉपी लेने से पहले ओरिजिनल भी चेक करते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर लीजिए। उसके अलावा 4 फोटोग्राफ्स। सो गाइस, फोटो स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए वो मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ, लेकिन फोटोग्राफ्स 4, मिनिमम 4 आप रखिए वाइट बैकग्राउंड के साथ। उसके बाद आपको एक और डॉक्यूमेंट लगता है एंड दैट इज इनकम टैक्स रिटर्न। प्रीवियस ईयर की 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न आपकी लगती है। मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जो इनकम टैक्स फाइल नहीं करते हैं बट उनका भी वीज़ा लगा हुआ है, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न आपकी 3 साल की लगती है। इसके अलावा आपके लगते हैं बैंक स्टेटमेंट्स। सो बैंक स्टेटमेंट आपके लगते हैं 3 मंथ्स पुराने। मान लीजिए अब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं मार्च में, तो मार्च के लिए आपके मान लीजिए आपकी अपॉइंटमेंट डेट है 15 मार्च, तो आपके 3 मंथ्स पहले से यानी कि जनवरी, फरवरी, 15 मार्च टिल डेट तक आपके स्टैंप और साइन, बैंक से स्टैंप और साइन बैंक स्टेटमेंट्स लगते हैं। बैंक स्टेटमेंट जो आपके लगते हैं वो ओरिजिनल लगते हैं, वो आप फोटोकॉपी नहीं करवा सकते। फोटोकॉपी इन द सेंस जो आप बैंक स्टेटमेंट पे स्टैंप एंड साइन करवाएंगे वो जेरोक्स नहीं आप लगा सकते, आपको ओरिजिनल लगवाना पड़ता है। उसके बाद गाइस, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए आपको अपने कंपनी के लाइसेंस, कंपनी सर्टिफिकेट, कवरिंग लेटर, क्लैरिफाइंग लेटर देना पड़ता है। क्लैरिफाइंग कवरिंग लेटर में ये होता है कि आप बताते हैं कि मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ और मैं डायरेक्टर हूँ या प्रोपराइटर हूँ सो एंड सो कंपनी का। उसमें आपको पूरी क्लैरिटी देनी पड़ती है और आपको ये लिखना पड़ता है कि आप इस वीज़ा खुद अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि आप घूमने जाना चाहते हैं, और भी बाकी डिटेल्स जो कि आप सर्च कर सकते हैं अपने नीड के हिसाब से। बट अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं हैं, आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आप एम्प्लॉयड हैं, तो आपको अपने एचआर से एनओसी लेनी पड़ती है और बाकी फॉर्मेलिटीज के लिए आप एचआर से भी पूछ सकते हैं इस बारे में। देन आपको लगाने पड़ते हैं पूरी आइटिनरी। आइटिनरी जो होती है वो आप नॉर्मली एक अपने अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर पे एक वर्ड डॉक्यूमेंट पे बना सकते हैं। डेली स्केड्यूल भी होता है, आइटिनरी अलग होती है, डेली स्केड्यूल थोड़ा सा अलग होता है। डेली स्केड्यूल में आपको थोड़ा विस्तार में, थोड़े डिस्क्रिप्शन में लिखना पड़ता है कि आप क्या क्या लगाएंगे, मतलब क्या क्या आप कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हैं। मान लीजिए आपका ट्रिप है अप्रैल का, तो मान लीजिए कि आपको 2 अप्रैल को आप कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन में बताना पड़ता है। और आइटिनरी में आपको एक छोटा सा लेटर लिख के, आइटिनरी है उसमें भी आपको डिटेलिंग करनी पड़ती है कि मान लीजिए 2 अप्रैल को मैं जाऊंगी सो एंड सो पैलेस, दैट्स इट। उसमें एक छोटी सी डिटेल, आपको छोटा पॉइंटर देना पड़ता है आइटिनरी में। उसके बाद होता है गाइज, मान लीजिए अगर आपके कोई दूसरी इन्वेस्टमेंट है, जैसे एफडी, आपकी फिक्स डिपॉजिट या कुछ भी, और मान लीजिए आपके बहुत सारे बैंक अकाउंट है, एक सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, तो वो आपको सबके बैंक स्टेटमेंट्स और सबकी एफडीज जोड़नी पड़ती है। और ये अच्छा भी रहता है क्योंकि इससे आपका वीज़ा लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और बढ़ने के साथ साथ वीज़ा कितने टर्म का मिलेगा, कितने टाइम का मिलेगा, ये भी बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ के लिए भी काफ़ी मदद मिलती है इन सब चीज़ों से। देन सबसे इम्पोर्टेंट ये है एयर टिकट। आपको एक कंफर्म्ड एयर टिकट बुकिंग भी लगानी पड़ती है। काफ़ी लोग मैंने सुना है, मैंने देखा है, काफ़ी लोग डमी एयर टिकट लगाते हैं क्योंकि वो उन्हें श्योरिटी नहीं है कि उनका वीज़ा लगेगा कि नहीं लगेगा। बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप डमी टिकट ना लगाएं, आप कंफर्म टिकट खरीद के लगाएं। टिकट्स आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। रिटर्न टिकट, नॉट वन वे टिकट। आपको टूरिस्ट वीज़ा के लिए रिटर्न टिकट लगाने पड़ती है, चाहे वो किसी भी एयरलाइंस की हो। उसके अलावा होटल बुकिंग, होटल बुकिंग आपको होटल बुकिंग भी कंफर्म लगानी पड़ती है। बट द बेस्ट पार्ट इज आजकल जो ऑनलाइन होटल बुकिंग आ गए हैं, दे आर ऑन पे लेटर ऑप्शंस, कि आप बाद में पे कर सकते हैं। आप बुक करके अपना होटल छोड़ दो और अपने आप उसको अटैच कर दो। एक बुकिंग कंफर्मेशन आपको मिल जाती है होटल के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू, एंड यू कैन इजीली अटैच इट टू योर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। उसके अलावा आपको मेन थिंग इज ट्रैवल इंश्योरेंस।
सो ट्रैवल इंश्योरेंस गाइज, ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। इसके बिना वीएफएस भी आपकी डॉक्यूमेंट्स को, आपके डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करेगा अगर आप ट्रैवल इंश्योरेंस लेके नहीं गए हो। तो ट्रैवल इंश्योरेंस आप खुद से भी ले सकते हो, या फिर ऑल्टरनेटिवली वीएफएस की साइट पे भी थर्ड पार्टी लिंक्स हैं जहाँ से आप ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस ले सकते हो, और इतना एक्सपेंसिव नहीं होता है। इट्स एज पर एज, और जितना आप ट्रैवल करते हो। मान लीजिए मैंने रिसेंटली 1 वीक का ट्रैवल किया था, तो 1 वीक का मेरा ट्रैवल इंश्योरेंस टोटल मिला के पड़ा था 550 रुपीज का, विच इज नॉमिनल, क्योंकि अब आप इतने दूर ट्रैवल कर रहे हैं तो 550 इज लाइक एन इन्वेस्टमेंट। आई रियली होप कि किसी के इस्तेमाल में तो ना आए ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस, पर इट्स समथिंग कि आप ले लेते हैं, और बस ये है कि कभी यूज हो गया तो हो गया, नहीं तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन, एंड यू कैन, आई एम श्योर यू कैन डाइजेस्ट इट। तो गाइज ये है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हर कंट्री के अपने लगते हैं। ऑस्ट्रिया में मैंने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स देखे, कंसेंट फॉर्म, डिक्लेरेशन फॉर्म और डिस्क्लेमर। ये इतना कुछ वैसा फॉर्म नहीं है, इट्स जस्ट दैट यू हैव टू प्रिंट इट आउट। आप प्रिंट करके उस पर साइन करिए। कंसेंट फॉर्म वो बहुत नॉमिनल फॉर्म है, उसमें बस ये आपको डिक्लेरेशन देनी पड़ती है कि आप ही सोल आइडेंटिटी हैं जो वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा लगा रहे हैं अपना। सो बस ये है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो कि बहुत ज़रूरी हैं। और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मैं कहूँगी, आपको एडवाइस दूंगी कि आप इन सबको नोट कर लीजिए। इसके अलावा वीएफएस की साइट पे भी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, उस पर भी आप डबल चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसमें वीएफएस की वेबसाइट पे जाइए। क्योंकि मेरे पास मल्टीपल साइट्स ऑलरेडी ओपन थी, इसलिए मैंने शॉर्टकट से वीएफएस की साइट खोल ली। वीएफएस ग्लोबल करके आप वेबसाइट खोलें, और उसके बाद सबसे पहले तो आप पूरी वेबसाइट चेक करें। आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे वीज़ा अप्लाई, टाइप्स ऑफ वीज़ा, एवरीथिंग। फिर आप जाइए वीज़ा की इन्फॉर्मेशन में। स्क्रॉल जब आप करेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे वीज़ा टाइप आता है गाइस, लिस्ट ऑफ वीज़ा आती है। उस पर आप टूरिस्ट वीज़ा पे क्लिक करिए। जो भी वीज़ा आप लगवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ टूरिस्ट वीज़ा की बात हो रही है, तो यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा हम लगाएंगे। यहाँ पे आप वीज़ा फ़ीस देख सकते हैं। इसमें एज वाइज वीज़ा फ़ीस है, टैक्स है, वीएफएस की फ़ीस, सब कुछ मेंशन रहता है। इसके अलावा यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड आप चेक कर सकते हैं। एक पीडीएफ खुल जाएगा जिसमें डॉक्यूमेंट्स की सारी लिस्ट आ जाती है। यही डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने आपको विस्तार में अभी बताए हैं। देन हम देखते हैं इसमें फ़ोटो स्पेसिफ़िकेशन। फ़ोटो स्पेसिफ़िकेशन में आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें चाहिए फ़ोटो के लिए, वीज़ा के लिए, और क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। तो इसमें पूरी डिटेल्स है फ़ोटो की। फिर आता है प्रोसेसिंग टाइम, यहाँ पे लिखा हुआ है 15 दिन का। इसके बाद डाउनलोड फॉर्म आता है। ये फॉर्म शेंगन फॉर्म होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, सबसे पहले इसमें ये ज़रूरी होता है वीज़ा में या किसी भी कंट्री के वीज़ा में एम्बेसी क्या जानना चाहती है। सो एम्बेसी को ये रहता है, वीज़ा के लगने के चांसेस आपके इसलिए हाई हो जाते हैं। ये देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो आप प्रूफ दिखाएंगे वो प्रूफ होना चाहिए कि वापस आप अपनी कंट्री में आएंगे, आपके पास यहाँ पे कोई सपोर्ट है, आपके पास यहाँ पे कोई काम है जिस वजह से आप वापस इंडिया आए हैं। ऐसा ना हो कि कुछ डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी रह जाए जिससे एक डाउटफुल हो जाए बेसिकली, तो वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए डॉक्यूमेंट सबमिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन वीज़ा। सो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ वीज़ा फीस कितनी लगती है। यहाँ पे मेरे पास वीज़ा रिसिप्ट है, आई थॉट टू शेयर इट विद यू गाइस। सो देखिए, पहले तो वीएफएस देखिए एक अथॉरिटेटिव कंपनी है, एक वीज़ा एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, एक आउटसोर्स कंपनी है, तो जाहिर सी बात है वीएफएस अपनी फीस भी लेगा। सो वीएफएस की फीस होती है 2500 to 3000, मतलब अप्रॉक्स 2500 के आसपास वीज़ा फीस होती है, जो कि फिक्स्ड होती है, ये आपको देनी ही पड़ती है एंड नॉन रिटर्नेबल होती है। वीएफएस की जो फीस होती है
कई बार आपको अपॉइंटमेंट बुक करने के टाइम पे करनी पड़ती है, और कई बार जब आप अपने वीज़ा के लिए जाते हैं डॉक्यूमेंट सबमिट करने तब देनी पड़ती है। तो इट वर्क्स बोथ वेज। उसके अलावा अगर हम बात करें कि मेरी ऑस्ट्रिया के लिए वीज़ा की कितनी, वीएफएस की कितनी फ़ीस लगी थी, वो लगी थी 2819 जीएसटी मिला के, सारे टैक्स मिला के। इसके अलावा ऑस्ट्रिया एम्बेसी की जो वीज़ा फ़ीस होती है, ये आपको वीज़ा वीएफएस की साइट पे भी मिल जाएगी, बट मैं आपको बता देती हूँ कि इट इज़ अराउंड 7,050 रुपीज़। इसके अलावा इसमें टैक्स लगते हैं, तो टोटल मिला के मुझे 10 to 11,000 का टोटल वीज़ा पड़ा था। किसी किसी कंट्री में देखिए कोरियर के लिए कहते हैं, वीएफएस के पासपोर्ट जो आपको मिलेगा मैंडेटरी कोरियर सर्विस के थ्रू मिलेगा, आप कलेक्ट नहीं कर सकते, बट किसी किसी कंट्री में आप खुद से कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कोरियर की भी फीस होती है। वीएफएस की कोरियर सर्विसेज बहुत मुझे बहुत पर्सनली बहुत हाई लगे, और 700 से नीचे नहीं है, बट ऑस्ट्रिया के लिए मैंडेटरी था, सेल्फ कलेक्शन उन्होंने मना किया हुआ था, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मुझे कोरियर की भी फीस लगी। सो टोटल मिला के 10 to 11,000 में मैंने टोटल अपना वीज़ा लिया है, वीज़ा की फ़ीस लगी है। गाइज़ ये मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगी कि वीज़ा की जो फ़ीस होती है नॉन रिटर्नेबल होती है। अगर आपका वीज़ा लगे या ना लगे, वीज़ा की फ़ीस आपको वापस नहीं मिलती। कोई भी इसमें पैसे जो होते हैं वो रिटर्नेबल नहीं होते। सो अगर हम बात करें फ़ोटो स्पेसिफिकेशन की, क्योंकि आपको फ़ोटो लगानी पड़ती है अपने वीज़ा एप्लीकेशन में, तो किस टाइप की आप फ़ोटो खिंचवाएं। नॉर्मली तो देखिए हम फ़ोटो बूथ पे जाके हम जो वहाँ पे होते हैं फ़ोटो बूथ पे, उनको कह देते हैं कि आप वीज़ा की फ़ोटो खिंचवानी है तो आप वीज़ा की फ़ोटो खींच दीजिए, बट देर आर सम स्पेसिफिकेशन, उन्हें भी स्पेसिफिकेशन पता रहती है नॉर्मली, बट इट्स गुड कि आप इसे डबल चेक कर लें, क्योंकि अदरवाइज आपकी वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है, या फिर आपको वीएफएस में बोला जाएगा कि फ़ोटो ठीक नहीं है और आप फ़ोटो दोबारा खिंचवा के आओ। सो गाइस मैं आपको स्पेसिफिकेशन बता दूं, पहले तो आप कोशिश करिए कि 6 मंथ से पुरानी फ़ोटो आपकी ना हो, बैकग्राउंड बहुत लाइट कलर का हो, एडवाइसेबल इज़ वाइट कलर का बैकग्राउंड इज़ वेरी गुड फॉर योर वीज़ा एप्लीकेशन। उसके बाद जो साइज़ होना चाहिए 35 to 45 mm होना चाहिए विड्थ में, और इसमें आपको क्लियरली पूरा आपके दोनों ईयर दिखने चाहिए, आपका हेड अच्छे से दिखना चाहिए, आपका नेक अच्छे से दिखना चाहिए, एंड पूरा फेस प्रॉपरली आपका क्लियर होना चाहिए। मेक श्योर कि आपके जो हेयर हैं वो आपके फेस पे ना आए, एंड इट्स फाइन कि आप स्पेक्स पहनते हैं तो आप स्पेक्स के साथ भी फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, या विदाउट स्पेक्स। नॉर्मली एडवाइस ये किया जाता है कि आप विदाउट स्पेक्स खिंचवाएं, तो इट्स फाइन, इट्स अ मैटर ऑफ 1 मिनट, आप चश्मा उतार के भी आप फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। एंड इट शुड बी रियली हाई क्वालिटी, उसमें कोई भी इंक मार्क्स ना हो, उसमें कुछ ब्लर ना हो, उसमें एडिटिंग भी प्रॉपर हो वीज़ा स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप वीएफएस की साइट पे अगेन आप देख सकते हैं, वीएफएस की साइट पे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड के साथ साथ वीज़ा फीस भी मेंशन्ड होती है, फ़ोटो स्पेसिफिकेशन भी मेंशन्ड होती है, तो सारी चीज़ें आपको वीएफएस की साइट पे ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। सो नाउ अब आपको ये तो पता चल गया कि वीज़ा कैसे अप्लाई करें, कहाँ अप्लाई करें इम्पॉर्टेंटली, और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, वीज़ा की फ़ीस कितनी है, फ़ोटो स्पेसिफिकेशन कितनी है। नाउ सबसे ज़रूरी पॉइंट ये है कि जब आप वीएफएस में जाते हैं, तो वहाँ पे आपको नॉर्मली बोला जाता है कि टेक प्रीमियम लाउंज। वीएफएस प्रीमियम आपने भी सुना होगा, अगर आपने कभी वीज़ा लगवाने का ट्राई किया है या आप वीज़ा की जानकारी ले रहे हैं, तो आप इस वर्ड से यू नो ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा, वीएफएस प्रीमियम लाउंज। सो क्या होता है वीएफएस प्रीमियम लाउंज, इसमें क्या फैसिलिटीज़ होती हैं, क्या इसकी कॉस्ट होती है, और ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बता रही हूँ, क्योंकि मैंने भी वीएफएस प्रीमियम लाउंज लिया था। मैंने वीएफएस प्रीमियम लाउंज 1 से 2 बार ही लिया था, क्योंकि मैं 4 to 5 टाइम्स शेंगन कंट्रीज जा चुकी हूँ, उनकी वीज़ा लगवा चुकी हूँ, तो मैंने 1 to 2 टाइम्स प्रीमियम लाउंज लिया है। एंड प्रीमियम लाउंज में गाइज ये होता है कि आपको थोड़ी सुपर फैसिलिटी मिलती है, आप एक लाउंज में अलग से बैठते हैं। ऑफ कोर्स और भी कैंडिडेट्स होते हैं जिन्होंने वीएफएस प्रीमियम लाउंज लिया होता है, उन सबके साथ आप बैठते हैं, एंड प्रोसेस ऐसा कहा जाता है कि थोड़ा जल्दी हो जाता है आपका वीज़ा सबमिशन, हालांकि मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा,
लेकिन इसमें क्या होता है कि एक तो आपको थोड़ा सा प्रायोरिटी से आपकी वीज़ा एप्लीकेशन को वो देखते हैं। अगर मान लीजिए आप डॉक्यूमेंट्स लाना भूल गए, आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, मान लीजिए आप पासपोर्ट लाना भूल गए या फिर आपने कोई कवरिंग लेटर नहीं बनाया, तो आपको वीएफएस प्रीमियम लाउंज वाले टाइम देते हैं कुछ घंटों का। विद इन अ फ्यू आवर्स आप ये डॉक्यूमेंट्स ला सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। ये चीज़ नॉर्मल एप्लीकेशन में नहीं है, नॉर्मल वीएफएस सबमिशन में नहीं आती है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही डिफरेंस है जो मुझे नज़र आया वीएफएस प्रीमियम लाउंज में और एक नॉर्मल वीएफएस सबमिशन में। इसके अलावा ऑफ कोर्स थोड़ा सा स्पेशियस लगता है, रिफ्रेशमेंट्स आपको दिए जाते हैं उसमें, बट जब आप ऑलरेडी लगवाते हैं वीज़ा तो रिफ्रेशमेंट तो आप भूल ही जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि मैं बस वीज़ा लगवाऊँ, अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे से सबमिट करूँ। इट्स काइंड ऑफ आप नर्वस भी होते हैं, थोड़े कॉन्फिडेंट भी होते हैं, थोड़े अंडर कॉन्फिडेंट भी होते हैं कभी कभार। बट आई वुड रिकमेंड एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर आप पहली बार वीएफएस जा रहे हैं या पहली बार शेंगन, स्पेशली शेंगन कंट्री का लगवा रहे हैं, यूरोपियन कंट्री का वीज़ा लगवा रहे हैं, तो आप सबसे पहले आई वुड सजेस्ट कि आप सबसे पहले वीएफएस प्रीमियम लाउंज ही ट्राई करें, बिकॉज उसमें आपको बहुत क्लैरिटी से समझाया जाएगा। अगर आप नॉर्मल सबमिशन की तरफ जाएंगे तो हो सकता है कि आप थोड़े कंफ्यूज हो जाएं। सो आई वुड रिकमेंड एंड सजेस्ट कि आप पहली बार वीएफएस प्रीमियम लाउंज में जाएं, और उसके बाद जब आपको दूसरी तीसरी बार जब भी लगवाना है या किसी और कंट्री का लगवाना है, देन आई रियली डोंट थिंक कि वीएफएस प्रीमियम की इसमें ज़रूरत है। आप बिना वीएफएस प्रीमियम के भी लगवा सकते हैं। सो ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल कि अब क्योंकि थोड़ी एक्स्ट्रा बेनिफिट और फैसिलिटी प्रीमियम लाउंज वीएफएस का प्रीमियम लाउंज देता है, तो डेफिनेटली उनकी कॉस्ट भी है, इट्स नॉट फ्री। तो उनकी जो कॉस्ट है वो है अराउंड 3500 रुपीज़ एक्स्ट्रा। सो मान लीजिए जैसे ऑस्ट्रिया वीज़ा नॉर्मल सबमिशन में मेरे लगे 10 to 11,000 वीज़ा में। अब अगर मैं इसमें प्रीमियम लाउंज लेती तो 3,500 गाइस, 3,500 रुपये मेरे एक्स्ट्रा लगते हैं इसमें, जो कि करीब करीब मेरा बन जाता 14 to 15,000 के बीच। तो यहाँ देखा जाए तो मैंने इतने पैसे सेव कर लिए। अब ये कोई 100-200 रुपये तो है नहीं कि कोई बात नहीं लगवा लेते हैं। 3500 इज़ अ प्रिटी डिसेंट अमाउंट जो मैंने सेव कर लिया और अपनी ट्रिप में यूज़ कर लिए, क्योंकि आई एम अ बजट सोलो ट्रैवलर। इनफैक्ट आप मेरे ऑस्ट्रिया व्लॉग देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो यू कैन चेक इट आउट। एंड फुल आइटिनरी आप उसमें देख सकते हैं कि मैंने 7 डेज में क्या क्या किया। मैंने डे ट्रिप्स ली। इनफैक्ट क्योंकि मैं शेंगन जोन कंट्री में थी, शेंगन जोन में थी, तो मैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री बॉर्डर भी पार करके जा सकती हूँ, इधर बाय ट्रेन, कार और बस, विदाउट एनी वीज़ा गाइज। यस, यही एक प्लस पॉइंट है कि शेंगन जोन में आके आप 28 कंट्रीज बिना वीज़ा के घूम सकते हैं। आई मीन ऑफ कोर्स एक वीज़ा आपने ले लिया, उसके साथ ही आप दूसरी कंट्रीज घूम सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा एक शेंगन कंट्री का बेनिफिट है हमें। सो या आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि अगर आप फर्स्ट टाइमर वीज़ा हैं फॉर यूरोपियन कंट्री, देन यू शुड डेफिनेटली ट्राई वीएफएस प्रीमियम लाउंज, बट नॉट ऑलवेज। सो दैट्स अबाउट इट। सो गाइज मैंने लोगों से काफ़ी ये क्वेश्चन करते हुए देखा है और काफ़ी सुना भी है कि नॉर्मली लोग कंफ्यूज रहते हैं कि बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए जब आप यूरोपियन वीज़ा अप्लाई करते हैं या यूरोप घूमने जाना है। जैसे कि यूरोप घूमने जाने के लिए तो मैं आपको एक दूसरे व्लॉग में बताऊंगी, बट यहाँ पे अगर हम बात करें कि यूरोपियन वीज़ा मीन शेंगन वीज़ा अप्लाई करने के लिए कितना बैंक बैलेंस चाहिए, तो इट्स लाइक कि अगर आपने अपना एयर टिकट बुक कर लिया, होटल बुक कर लिया, ट्रैवल इंश्योरेंस, तो सब कुछ बुक करने के बाद, सारी चीज़ें शो करने के बाद, अगर एक डिसेंट अमाउंट ऑफ 1.5 लाख to 2 के बीच आपके अकाउंट में रेगुलरली रहता है विद इन अ स्पैन ऑफ 3 to 6 months, तो इट्स गुड टू गो, आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। बट एक चीज़ बिल्कुल भी मत करिएगा। मान लीजिए कि आप वीज़ा कल अप्लाई कर रहे हैं और आपने 2 से 3 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले या 1 महीने पहले भी अपने फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स, किसी से भी अपने अकाउंट में एक स्पेसिफाइड 1 to 5 व्हाटएवर अमाउंट लाख ऑफ रुपीज़ आपने डलवाए हैं, तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिससे आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। एम्बेसी इन चीज़ों को देखती है
और ये वीज़ा के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मेरे एक्सपीरियंस के तहत मैंने यही देखा है, नॉर्मली लोगों को वीज़ा रिजेक्ट होते हुए देखा है। सो आई वुड ओनली सजेस्ट एंड रिकमेंड कि आप अपने अकाउंट में, चाहे आपके पास 2 अकाउंट हो, 3 अकाउंट हो, जितने भी अकाउंट हो, उसमें एक रेगुलर फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन, रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम रखें। ये आपके पासपोर्ट को ही स्ट्रॉन्ग करेगा। सो गाइज, वीज़ा कितने दिन में मिलता है और कब आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहिए? नॉर्मली वीज़ा जब आप अप्लाई करते हैं तो वीएफएस की साइट पे भी लिखा है, एम्बेसी की भी साइट पे लिखा है, विद इन अ स्पैन ऑफ 15 डेज आपको यूजुअली अपना पासपोर्ट मिल जाता है, जिसमें आपका लिखा होता है कि आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा और कितने दिन पहले आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। सो आई वुड से कि एटलीस्ट 30 डेज पहले आप अपना वीज़ा अप्लाई करें, सारी बुकिंग्स करवा के। बिकॉज़ क्या होता है कि कभी-कभार एम्बेसी के पास बहुत सारा लोड होता है वीज़ा कैंडिडेट्स का। तो यूजुअली एम्बेसी काफ़ी कभी-कभार काफ़ी लेट, आई वुड नॉट से ऑलवेज, बट कभी-कभार काफ़ी लेट कर देती है आपका पासपोर्ट आपको मिलने में, पासपोर्ट आपका देने में। तो आई वुड रिकमेंड कि आप 30 डेज पहले करें। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो मैं नॉर्मली 45 डेज पहले करती हूँ अप्लाई, 30 टू 45 डेज पहले करती हूँ, क्योंकि एज अ सोलो ट्रैवलर आई हैव टू मैनेज अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो मुझे ये सारी चीज़ें साथ में लेके चलनी पड़ती है। इसके अलावा आई वुड ऑल्सो लाइक टू सजेस्ट यू कि देखिए, एम्बेसी जो है, एम्बेसी इज़ द सुपीरियर पावर आपके वीज़ा के लिए। तो एम्बेसी कभी भी आपका कोई भी इशू आपके वीज़ा डॉक्यूमेंट्स में, एप्लीकेशन में लगा, कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन आपने उसमें मेंशन अगर करी, मिसगाइड किया एम्बेसी को, तो एम्बेसी को ज़रा भी देर नहीं लगेगी आपका वीज़ा रिजेक्ट करने में। and but also don't forget to have fun. वीज़ा डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने में, वीज़ा की अपॉइंटमेंट लेने में भी एक अपना एक्सपीरियंस है। आई वुड सजेस्ट कि अगर आप अकेले घूमना जाना चाहते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ जाना चाहते हैं, फैमिली के साथ जाना चाहते हैं, सो इट्स एब्सोल्युटली फाइन, आप अकेले भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज सी, इफ अगर आप एजेंट को इसमें घुसाते हैं, अगर आप एजेंट को देते हैं, एजेंट भी हर वीज़ा एप्लीकेशन पे अपनी एक्स्ट्रा फीस इनक्योर करेगा, एक्स्ट्रा फीस चार्ज करेगा। सो इट्स टोटली अप टू योर डिसीजन। सो गाइज़, वीएफएस से आप जानकारी भी ले सकते हैं उनके टोल फ्री नंबर से। टोल फ्री नंबर आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। इसके अलावा वेबसाइट पे सब कुछ है, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें आपको इंटरव्यू की टाइमिंग्स, डेट सब कुछ मिल जाएगा। और इसके अलावा आप सेंटर भी ढूंढ सकते हैं, किसी भी स्टेट का सेंटर ढूंढ सकते हैं, दिल्ली हो, अहमदाबाद हो, बेंगलोर हो। लास्टली एप्लीकेशन भी आप ट्रैक कर सकते हैं। जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं आपको रिसिप्ट और ट्रैकिंग नंबर मिलता है, जिससे आप ट्रैक कर सकते हैं इन्हीं वीएफएस की वेबसाइट पे कि आपका पासपोर्ट अवेलेबल है कलेक्शन के लिए या नहीं है, या और एम्बेसी का क्या स्टेटस है। सो मैं गई थी ऑस्ट्रिया एंड जनवरी में घूमने, एंड मैं बस अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। ऑस्ट्रिया बहुत ही सुंदर जगह है, अगेन इट्स वेरी डिसिप्लिन्ड। इसके अलावा बहुत ही नीट एंड क्लीन जगह है। मैंने काफ़ी सारे डे ट्रिप्स लिए थे, और मैंने काफ़ी स्ट्रीट्स और पूरी मार्केट्स वहाँ पे एक्सप्लोर करी थी, काफ़ी लोगों से बात की थी, पैलेसेस घूमे थे, उनके अबैंडन्ड कैसल देखे थे, मैंने हाइकिंग भी की थी। और क्योंकि मैं शेंगन जोन में थी तो मैं वहाँ से स्लोवाकिया भी गई थी। इट वाज आल्सो अ डे ट्रिप। नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों ऑस्ट्रिया व्लॉग भी आप देख सकते हैं और स्लोवाकिया ब्राटिस्लावा व्लॉग भी आप देख सकते हैं। इससे आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि कि अब जब आपको वीज़ा मिल जाएगा तो आप कैसे ट्रैवल करें, कहाँ जाएं, कौन सी जगह देखें, क्या खाएं, और आप अपना बजट भी अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। सो गाइज, आई थिंक मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है अपने एक्सपीरियंस को देख के। एंड मैं दोबारा से यही कहना चाहूँगी कि क्योंकि मैं एक एक्सपर्ट नहीं हूँ, कोई लीगली एजेंट नहीं हूँ, तो यहाँ पे मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के थ्रू दी है। मैंने सिंगल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई किया था, और अब अगर मुझे दूसरी कंट्री जाना है तो मुझे दोबारा से वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। इसके अलावा इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू वीज़ा और
related to travel, or if you want to ask me any question related to travel, you can email me on solotrailsbyarushi@gmail.com, या फिर आप नीचे कमेंट भी लिख सकते हैं. Alternatively, you can also message me on Instagram. My Instagram handle is arushi.travels, and I hope that you like my vlog. Do like, share and subscribe my channel so that I can reach out to more and more people across the globe, across India. And I hope कि आपको मेरी वीज़ा इन्फॉर्मेशन, वीज़ा के जानकारी अच्छी लगे और आप इसको यूज़ कर पाए अपने वीज़ा के लिए. एंड डेफिनेटली मैं आपसे ये भी सुनना चाहूँगी कि आपने मेरी वीडियो देखी, आपने वीज़ा अप्लाई किया और आप घूमने गए. So don't forget to have fun and share your experiences with me too. So thank you and have a good day.